तो दोस्तों आज जो टॉपिक बचा हुआ है आपका डिटर्मिनेंट का, वो समझते हैं। टॉपिक क्या रह गया था आपका? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। एक एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हो, वो क्या था आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एप्लीकेशन और बचा है डिटर्मिनेंट का, जिसके बेस पर हम जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। पहले इस डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली इस एप्लीकेशन से हमें क्या मिलेगा। हमें इस एप्लीकेशन से दो चीज़ें मिलती हैं। पहले तो हमको एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है मतलब कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम? आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है ये? 10th क्लास में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, और इक्वेशंस में आप क्या देखते थे कि जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते थे। और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो उसी को बोलते हैं, यानी कि सिस्टम बोल देते हैं। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है? द इक्वेशन हैव वन हैव वन और मेनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? द इक्वेशन दैट हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब यही जो कंसिस्टेंसी वाला सिस्टम है, इसमें अगर थोड़ा सा और आगे समझते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं आपके सामने। क्योंकि अभी आप डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो डिटर्मिनेंट जब आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, उससे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए समझिए, ये एक सिस्टम आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इनवर्स वाला कंसेप्ट मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया कि इनवर्स वाले सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है? ए का इनवर्स जो है वो बी होता है, और बी का इनवर्स जो है वो ए होता है। कलर सेम नहीं आ रहा। यानी कि ए का जो इनवर्स है वो बी होगा, और जो बी का इनवर्स है वो ए होगा। ये सिस्टम मैंने आपको बताया था। अब यहाँ क्या देखना है आपको कि आपको लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब ये इक्वेशन आपकी टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है। अगर आपकी इक्वेशन टू होंगी, समझने की कोशिश करना, ऑर्डर के हिसाब से देखना है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। मतलब उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। क्लियर? इसका मीनिंग में ये हुआ, कहने का मतलब कि a1x है तो b1y तक ही इक्वेशन दी जाएगी, c1z तक नहीं दी जाएगी। ठीक है? ओके। अब इसमें जो भी आपके कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और इन कांस्टेंट टर्म्स को, यानी a2 b2 c2 a3 b3 c3, इन सारे कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और उस मैट्रिक्स को डिनोट किया हमने ए से। देन इनके साथ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो फिक्स है। हर जगह एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई रहेगा, जेड जेड ही रहेगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड को हम एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं, जिसको हम एक्स इंडिकेट करते हैं। देन यहाँ पर जो आपके स्लोप वाले कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होते हैं, स्लोप समझते हो? इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट दिए जाते हैं, ये कांस्टेंट स्लोप वाले होते हैं। और इन कांस्टेंट को मैंने एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया, जिसको मैंने बोला बी मैट्रिक्स। करेक्ट? अब कंडीशन ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, और एक मैट्रिक्स आपका बी है, और एक मैट्रिक्स आपका एक्स है। समझने? ए इंटू एक्स करते हैं तो बी आता है। ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तभी आपका बी मिलेगा। अब केस फर्स्ट इसमें क्या बनता है
इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये कंडीशन में आपको पहले इनवर्स वाले में भी पढ़ा चुका था। ये सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी क्या आती है कि ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला और ये आपका जीरो नहीं आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जीरो नहीं आना चाहिए उसका डिटर्मिनेंट, और जीरो नहीं आएगा, अब ये बन जाएगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कब एग्जिस्ट करता है, जब वो नॉन सिंगुलर होती है। अगर मैट्रिक्स हो जाए सिंगुलर, इधर समझो जरा, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने यानी कि प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बनेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाले रूल को याद करिए तो क्या होता था, इनवर्स का मल्टीप्लाई ए से करते, तो देखो ए इनवर्स का ए से करेंगे तो क्या आएगा, यानी ए के इनवर्स का यानी बी था, ए बी का मल्टीप्लाई किया तो आई आया, क्योंकि बी आई ए का जो इनवर्स है, तो यहाँ आई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो जो a इनवर्स है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो जो x की वैल्यूज होंगी, यानी कि यहाँ पर आप क्या मिलेगा, आपको x y z होंगे। यहाँ पर सॉल्व करके भी कुछ इस तरीके की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी a का इनवर्स निकालेंगे, और a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये होता है। क्लियर है ना। अब इस इनवर्स को निकालने के बाद बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा इक्वलाइज करेंगे, यानी कि एक्स के इक्वल में क्या आ रहा है, वाई के प्लेस पे क्या आ रहा है, जेड के प्लेस पे क्या आ रहा है, वही आपकी जो है वो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज होती हैं, और इस वाले सिस्टम से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लियर। लेकिन अगर कंडीशन आपके साथ क्या हो जाए कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जाए, तो दो कंडीशन बनेंगी इसमें कि अगर जो ए है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको निकालना है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स का। जैसे ही आपने एडजॉइंट निकाला और इस एडजॉइंट का निकालने के बाद बी मैट्रिक्स के साथ किया मल्टीप्लाई, और ये अब आपका जीरो नहीं आ रहा है, क्या हुआ, ए मैट्रिक्स का आपने क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला पहले, और एडजॉइंट का मल्टीप्लाई जो बी मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो जो आंसर है आपका वो जीरो नहीं आ रहा है। कहने का मतलब जीरो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट आपके जीरो नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। जैसे अभी सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी बताई ना, तो नॉन सिंगुलर जब होगा तो आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा, और यहाँ अगर सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर में भी एक केस है कि एडजेंट निकाल के बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी के साथ किया, और ये आपका जीरो आ गया। जीरो आ गया तो क्या होगा, जीरो आ गया तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। या तो ये कंसिस्टेंट होगा या ये इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो मतलब सिस्टम आपको मैंने अभी बताया, कंसिस्टेंट पिछले पेज पे बताया क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब बताया कि द इक्वेशन है वन और मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका या तो वन सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होंगे, वन या मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब ऐसे केस में लेकिन कंसिस्टेंसी में क्या होता है, इसमें दोनों ही चीजें हैं, या तो आइदर वो कंसिस्टेंट होगा या आइदर इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट है भी तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, वो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस इसके होंगे। ठीक है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया इस वाली जो थ्योरी में, ये मेन थ्योरी है आपकी। ठीक है, अब इसमें आगे मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए
सबसे पहले तो आपसे केवल इसमें पूछा गया एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन द एक्सरसाइज 1 to 6। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 6 क्वेश्चन तक आपसे केवल ये पूछा गया है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करके बताइए। अब इसमें ध्यान से देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 2 है, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a1x b1y इक्वल टू c1 कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके की कंडीशन हैं। तो ऐसे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा तो आपको जेड वाला कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ x के आगे कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, y के आगे 2 है, x के आगे 2 है और यहाँ y के आगे 3 है। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया और ये मैट्रिक्स आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्स मैट्रिक्स जो बनता है वो क्या होता है, एक्स एंड वाई, और एक बी मैट्रिक्स बी बनेगा इसमें, और वो बी मैट्रिक्स क्या होगा आपका 2 and 3। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, ये मैंने आपको निकाल के बता दिए हैं तीनों, लेकिन आपसे तो केवल कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको डिटर्मिनेंट ए चेक करना है क्या आएगा। अगर वो सिंगुलर है तब दो केस बनेंगे, आइदर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। और अगर वो डिटर्मिनेंट आपका सिंगुलर नहीं आ रहा यानी जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ओनली यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, आंसर आ रहा है आपका -1। यानी जो डिटर्मिनेंट ए है वो आपका -1 आया, यानी ये आपका जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर होता है तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन निकल करके आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके से, अगर इसको हम देखते हैं तो ए मैट्रिक्स इसमें क्या बनेगा जरा देखिए। ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका बनेगा इसमें 2, यहाँ -1 है, देखो y के आगे x के आगे 1 है, यहाँ y के आगे 1 है। अब फिर से वही चेक करना है, बार बार मैं x और b निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम कंज्यूम होगा, वो आप निकाल ही सकते हो। तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, और a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 जा 2 -1 1 जा -1, तो ये -1 आएगा, और ये 2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए आपका निकल के आया 3, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर है। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हुआ ना, यही चेक करना है आपको, केवल एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए जरा क्या है, ए मैट्रिक्स आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये एक्स के आगे 1 रहेगा, वाई के आगे 3 रहेगा, एक्स के आगे 2 रहेगा, वाई के आगे 6 रहेगा। ये कंडीशन है। आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, 6 1 जा 6 -2 3 जा 6 क्या आया आपका आंसर, 0 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आ गया। और जैसे ही डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आता है तो कंडीशंस बनेंगी दो, आइदर आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना, क्योंकि ये 0 आ गया, 0 का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना ये। और सिंगुलर के लिए मैंने अभी क्या बताया, देखो जरा इधर, सिंगुलर होता है तो कंडीशन दो बनेंगी, कंसिस्टेंस होगा तो मैनी या वन सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कम आता है, लेकिन मैनी सॉल्यूशन आएगा क्योंकि वन तो यूनिक आपको वहां से मिल जाता है। दूसरा आपका इनकंसिस्टेंट, तो मैंने वही लिखा आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में चेक करते हैं कंसिस्टेंसी को, तो ए मैट्रिक्स आपका बन करके आएगा 2 के आगे। अब देखो इसमें 3 इक्वेशंस दिए गए तो आपका जेड भी पार्टिसिपेट कर गया। क्लियर। तो यहाँ ए आपका ये 1, ये 1 और ये आपका जेड के आगे भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 2 है, ये सेकंड इक्वेशन से मिल गया। फर्स्ट से 1 1 मिल रहा है, थर्ड वाले से क्या मिलेगा, ए ए एंड 2 ए। अब ये तो सिंपल दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आएगा, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए आप निकालेंगे इसका, चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जगह मिले हमें।
ओके ओके। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। किसी एक रो किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग मैट्रिक्स का हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, यानी कि आपका ये रो वन है, देखो ये रो वन है, इसके अलोंग इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, यानी कि वन वन, ये वाला वन आ गया, आगे वन है, तो पहले इस वाले वन के आगे क्या डिटर्मिनेंट आएगा जरा चेक करते हैं। इस वन के आगे क्या डिटर्मिनेंट आएगा जरा देखो। ये इसको हमने छुपा देते हैं, यानी कि जो रो और जो कॉलम होता है दोनों को छुपाते हैं, तो ये और ये दोनों छुपाया, तो 2a का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो ये 6a बनेगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2a बनेगा। उसके बाद सेकंड वाला जो वन है वो माइनस होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बीच वाला भी प्लस, डायगोनल वाले ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो ये वाला वन माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा इसके आगे। अब ये बीच वाला कॉलम और ऊपर वाला रो दोनों छुपाएंगे, तो 2a का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 4a हो जाएगा, और इस a का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला आपका फिर से वन है, लेकिन ये प्लस रहेगा, डायगोनल एलिमेंट है, तो +1। इसमें देखिए इसका ये वाला कॉलम ये वाला रो छुपाएंगे, तो a का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2a आएगा, और माइनस a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3a आएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा जरा बताइए, 4a हो जाएगा, माइनस 4a माइनस 2a क्या करेंगे तो 2a बचेगा, और माइनस का साइन बाहर है तो ये माइनस 2a हो जाएगा। ये 2a माइनस 3a करेंगे तो माइनस का a बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2a माइनस है, ये a माइनस है, तो माइनस का 3a हो जाएगा, तो 4a माइनस 3a, और फाइनली बच गया आपके पास a। तो जो डिटर्मिनेंट a है वो आपका a निकल के आया, स्मॉल a। तो डिटर्मिनेंट a जो है वो आपका जीरो नहीं है। जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, आपका नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो ये वाला कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी पहले आपका काम क्या होता है, ए मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स आपका क्या होगा, एक्स के आगे 3 है, वाई के आगे -1 है, जेड के आगे -2 है, यहाँ वाई के आगे 2 है, जेड के आगे -1 है, और यहाँ पर देखो, सॉरी जेड नहीं लिखना है, अब यहाँ पर आपका, सॉरी वाई भी नहीं, एक्स नहीं दिया, वाई दिया है, देखो ध्यान से, एक्स नहीं दिया, वाई और जेड दिया है, तो एक्स की जगह पर कोफिशिएंट 0 होगा, इसीलिए वो नहीं लिखा गया। क्लियर। सेकंड आपका वाई के आगे 2 लिखा है और जेड के आगे -1 लिखा है, एक्स के आगे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ वाई के आगे -5 लिखा है, और यहाँ पर जेड नहीं लिखा है, तो जेड का कोफिशिएंट 0 होगा। ये चीज़ें क्लियर आ रही हैं समझ में। अब इसमें मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के सिंगुलर आ रहा है या नॉन सिंगुलर आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, किसी एक रो या मैट्रिक्स के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, रो वन के कर देता हूँ, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, या आप C1 के अलोंग कर दो, क्योंकि इसमें एक जीरो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट है आपका C1 के अलोंग कर देते हैं, ठीक है, ये वाला देखो C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, और 3 के साथ इसके कॉलम और रो दोनों को छुपाएंगे, जीरो का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, माइनस -5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, और ये प्लस का 5 आ गया। क्लियर हुआ ना। इसके बाद जीरो आएगा, तो ये जीरो बन जाएगा, इस जगह पे आपको निकालना ही नहीं है, सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। फाइनली आपका 3 आएगा। फिर इसके अंदर क्या आएगा, देखो 3 वाला रो एंड कॉलम दोनों छुपाएंगे, ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +1 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -4 आएगा, और -4 को माइनस के साथ करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, कितना हो जाएगा देखो, ये -5 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा, ये आपका 4 + 1 5 बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 प्लस का बनेगा, ये प्लस का 15 ये -15 दोनों कट के 0 आ जाएगा आंसर। 0 आने पर ये कैसी हो गई मैट्रिक्स आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो आइदर क्या लिखेंगे, आइदर
आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा चेक करते हैं। एक्स के आगे 5 है, वाई के आगे -1 है, जेड के आगे 4 है, एक्स के आगे 2 है, वाई के आगे 3 है एंड जेड के आगे 5 है। एक्स के आगे यहाँ 5 है, वाई के आगे -2 है, जेड के आगे 6 है। केवल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इसलिए मैं एक्स मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं है उसकी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे R1 के अलोंग आपको, या C1 के अलोंग किसी के, तो मैं इसको C1 के अलोंग कर देता हूँ। C1 के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस का 5 है, ब्रैकेट लगाया, इसका कॉलम और इसका रो दोनों डिलीट करेंगे, उसके बाद 6 3 जा 18 माइनस -2 का इंटू 5 में करेंगे तो -10 आएगा, और -10 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। इसके रो और कॉलम दोनों को डिलीट करेंगे, यानी ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो 6 का -1 में करेंगे -6, माइनस लगाया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा। लास्ट में फिर आपका प्लस है 5। अब 5 वाला कॉलम और रो दोनों डिलीट करेंगे तो 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, -3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आएगा। अब इनको सॉल्व आउट करेंगे, कितना आएगा देखो, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 18 और 10 28 हो जाएगा, तो 5 इंटू 28 हो जाएगा, माइनस ये आपका -6 है, +8 है, तो माइनस का प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। देन प्लस ये -5 -12 -17, और -17 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का आंसर आएगा -5 इंटू 17। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, तो 28 5 सा कितना होता है 140 है ना, 140 हो जाएगा, -4, ये 17 5 जा 85 होता है, -85, दोनों माइनस वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 140 -89 हो जाएगा। सॉल्व करने पर कितना बचेगा, 140 से अगर माइनस करते हैं तो ये 11 इधर बचेगा और 40 इधर बचेगा, तो 51 हो जाएगा माइनस प्लस का। तो डिटर्मिनेंट ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर। और अगर ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये आपका फाइनली 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जिसमें केवल आपको क्या देखना था कि कंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 है, देन 16 एंड 17 है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा। आज तक यही आप इस वाली वीडियो में यही नोट कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से थ्योरी क्या होता है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ओके।